हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास जो 9th इसमें उच्चारण स्थान इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, उच्चारण स्थान जो है हमारे मुख के अंदर स्थित विभिन्न प्रकार के जो उच्चारण स्थान हैं, जिस प्रकार से हमारे वाद्य यंत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के उनमें बटन होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उच्चारित की जाती हैं, वैसे ही हमारे मुख में भी स्थित ऐसे कई स्थान हैं जहाँ से विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती हैं। तो देखिए, आज हम उच्चारण स्थान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वे उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और उनसे उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारा मुख है और मुख के अंदर विभिन्न प्रकार के हमारे अंग होते हैं जिनसे भी हमारी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उच्चारित की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी ध्वनि को या किसी भी वर्ड को या किसी भी अक्षर को बोलने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं, तो तैयार होने से पहले क्या है कि हम अपने मुख के अंतर्गत हवा को भरते हैं। जिस प्रकार से वाद्य यंत्र में आपने हारमोनियम देखा होगा, हारमोनियम में जैसे अपन हवा भरते वैसे हमारे अंदर भी हम क्या है एक लंबी सांस खींचते हैं और हवा को डालते हैं। तो वैसे ही हवा खींचने के बाद हम किसी भी ध्वनि को बोलेंगे तो उससे पहले क्या करते हैं कि हवा जो है हमारे मुख के अंदर से जैसे निकलेगी, जो सबसे पहला जो हमारा भाग होता है जिसे अपन उच्चारण स्थान कहते हैं, वह उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ। क्या होता है? कंठ होता है। और कंठ से जब वह हवा टकराएगी तो जो कंठ से टकरा करके जो ध्वनि निकलेगी उसे हम कहेंगे कंठ ध्वनि। अर्थात पहला जो हमारा उच्चारण स्थान है वह है कंठ। और कंठ से उच्चारित होने वाली जो वर्ण हैं वे कौन कौन से हैं, इसे हम देखिए संस्कृत के सूत्र के माध्यम से जानेंगे। इसका जो पहला सूत्र है वह है अकु है विसर्जनीय नाम अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अर्थात अकु है विसर्जनीय नाम कंठ से तात्पर्य है कि ए आ के मतलब के वर्ग है यहाँ पे, और विसर्ग से तात्पर्य विसर्ग है और साथ में है। तो ये जो वर्ण होते हैं ए आ और के वर्ग से मतलब के खे गे गे णे, दूसरा है और विसर्ग, ये जो वर्ण होते हैं ये वर्ण हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। इन कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम क्या है कांठ्य वर्ण भी कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहेंगे? कांठ्य वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद में दूसरा जो हमारा उच्चारण स्थान है वह है जब जो ध्वनि है हमारी वह कंठ से बिना टकराए आगे निकलेगी तो हमारे जो जिह्वा के ऊपर जो वाला भाग है एक धंसा हुआ भाग है, इस प्रकार से कि इस भाग से ध्वनि हवा हमारी आगे टकराती है और जिह्वा के द्वारा इसको हवा को रोका जाता है, रोक करके धीरे धीरे इसको निकाला जाता है। ठीक है ना? तो इस उच्चारण स्थान से जब हवा टकरा के निकलती है तो इस जो उच्चारण स्थान है इसे कहेंगे हम तालु। क्या कहेंगे? तालु। अर्थात दूसरा जो उच्चारण स्थान है वह क्या है हमारा तालु। और तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों जो है वे निम्न हैं और इनको हम सूत्र के माध्यम से देख सकते हैं। वे है इचुय शयानाम तालु। अर्थात इचुय शयानाम तालु से तात्पर्य है ई बड़ी ई, चू से तात्पर्य है चय वर्ग। चय वर्ग में आते हैं चय छय जय जय नय, इसके बाद ये और से वर्ण। ई चय वर्ग ये और से,
इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, अर्थात जिह्वा इनको तालु पे जाकर के हवा को रोकती है और धीरे धीरे हवा को निकलने देती है और इन वर्णों का उच्चारण वहाँ पे होता है। तो ऐसे इन वर्णों को जब उच्चारण होता है तो उन्हें हम कहेंगे तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण, और इनको अपन कहेंगे तालव्य वर्ण। क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण कहेंगे। इसके बाद तालु से जो हवा है वह हमारे जिह्वा यहाँ पे नहीं रुकेगी, इसको नीचे निकलने देती है, और तालु के नीचे हमारे जो दांत हैं उन दांतों के जो ऊपर एक प्रकार से लहरनुमा, आपने देखा होगा, एक जिह्वा से अपन देख सकते हैं एक स्थान है जिसे कहेंगे हम मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा कहेंगे। और इसका जो तीसरा उच्चारण स्थान है वह है मूर्धा, और मूर्धा से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वे हैं ऋतु रसानाम मूर्धा, और मूर्धा से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं उन्हें हम मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वे कौन कौन से हैं? री, दोनों री हैं, छोटा री और बड़ा री। एक ट वर्ग है, ट वर्ग में आने वाले जो वर्ण होते हैं वो ट, ठ, ड, ढ, न तथा र और स जो है ये हमारे मूर्धा से उच्चारित होते हैं। जब जिह्वा मूर्धा पे जाके हवा को रोकती है और झटके के साथ छोड़ती रहती है तब ऐसी ध्वनि उच्चारित होती है, उसे अपन मूर्धन्य ध्वनि कहेंगे। और ये होने वाली ऐसे अपन ट, ठ, इस प्रकार से हमारे जो ध्वनि उच्चारित होती है इसे हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य ध्वनि कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला जो हमारा उच्चारण स्थान है वह मूर्धा के नीचे आप देखते हैं दांत आते हैं, तो दांतों से उच्चारित होने वाली ध्वनि उसे कहेंगे हम दंत ध्वनि। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम दंत ध्वनि। तो देखिए दंत जो उच्चारण स्थान है इससे उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? वे हैं लिरी, तु, लसानाम दंत है। लिरी तु लसानाम दंत है, अर्थात लिरी तु से तात्पर्य है ते वर्ग, ले और से। लिरी, ते वर्ग, ले और से जो हमारे वर्ण हैं इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह दंत होता है, और इन वर्णों को हम दंतय वर्ण भी कहते हैं। जब हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि को जिह्वा दांतों के पास जाके रोकती है और उसको धीरे धीरे छोड़ती है, तो जब ध्वनि उच्चारित होती है तो उन्हें अपन दंत ध्वनि कहते हैं। और ये जो दंत वर्ण हैं वे हैं त, थ, द। इस प्रकार से ये जो ध्वनि निकलेंगी उन्हें हम दंत ध्वनि कहते हैं। दंत के बाद आगे जो हमारे क्या आते हैं? होंठ आते हैं। तो अगली जो पांचवा हमारा उच्चारण स्थान है वह है दंत। कौन सा है? वह है दंत के बाद है हमारे पास ओष्ठ ध्वनि। ओष्ठ से उच्चारित होने वाली जो ध्वनि है उसे हम सूत्र के माध्यम से देखते हैं। उपु पद्य मान्यनाम ओष्ठ। उपपद्यमान्यनाम ओष्ठ। और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं उन्हें हम ओष्ठय वर्ण भी इस नाम से भी जानते हैं। और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वे कौन कौन से? देखिए है हमारा उ, बड़ा उ, पु अर्थात पे वर्ग। पे वर्ग में आने वाले जो वर्ण हैं पे, फे, वे, इस प्रकार से जो वर्ण हैं हमारे क्या हैं? पे से उच्चारित होते हैं। इसके बाद में और भी उपदा का मतलब पे, अर्ध विसर्ग पे और अर्ध विसर्ग फे भी हमारे ओष्ठों से उच्चारित होता है। इस प्रकार से जो हमारे ये 5 उच्चारण स्थान हैं। अगला जो उच्चारण स्थान है जब मुंह को बंद करते हैं जो हवा है हमारी निकलती है नाक के माध्यम से, तो नाक से उच्चारित होने वाली जो ध्वनि है उसे कहेंगे हम नासिका उच्चारण स्थान। और नासिका से जो उच्चारित होने वाली ध्वनि है उसे हम कहेंगे नमन, निनानाम
नमंगनानाम नासिका। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वह हमारी नाक के द्वारा उच्चारित किया जाता है। अर्थात जब हम प्रत्येक वर्ग के पांचवा अक्षर को बोलेंगे तो वहाँ हमारी जो नाक है कंपन करने लगती है। तो ऐसी स्थिति में नाक और मुंह के अन्य यंत्र जब वह ध्वनि मिक्स होकर बोलती है तो उसे अपन कहेंगे नासिका ध्वनि, ठीक है ना। और नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों को अपन कहेंगे नासिक्य वर्ण। क्या कहेंगे? नासिक्य वर्ण। इसके बाद देखिए अगला जो 7वें नंबर का हमारा उच्चारण स्थान है वह है संयुक्त वर्ण। अर्थात कंठ और तालु, कंठ और तालु से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं अपन उसका अगला जो उच्चारण स्थान होगा हमारा कंठ तालु, ठीक है ना। कंठ तालु से तात्पर्य आपने जैसे देख लिया है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण ए है और तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण ई है। अब देखिए आप देख रहे हैं ए और ई दोनों वर्णों को मिला देते हैं तो हमारी ध्वनि निकलती है कौन सी? ए की, ए की ध्वनि निकलती है। अर्थात कंठ और तालु से मिलकर के जो ध्वनि निकलेगी वह निकलेगी ए की, और ए का जो वृद्धि होती है वह होती है आई। इस प्रकार से इन दोनों को मिला करके हम बनाएंगे ए और आई। और तो सूत्र के माध्यम से देखते हैं तो बनता है हमारे पास ए दई तो, ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु। अर्थात कंठ और तालु से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वे कौन से हैं? ए और आई, ठीक है ना। कौन से हैं? ए और आई। इसके बाद 8वें नंबर का जो हमारा उच्चारण स्थान है वह है, यहाँ हमने कंठ और तालु को मिलाया है, अब मिलाएंगे यहाँ पे कंठ और ओष्ठ को। क्या मिलाएंगे यहाँ पे? कंठ और ओष्ठ को मिलाएंगे तो हमारे पास कौन सा बनता है उच्चारण स्थान? कंठ ओष्ठम। कौन सा उच्चारण स्थान बनता है? कंठ ओष्ठम। कंठ और ओष्ठ, अब देखिए आपको पता है जिस कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण ए है और ओष्ठ से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है वह उ है। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो मिला करके जो ध्वनि बनती है वह बनती है ओ की। कौन सी ध्वनि बनती है? ओ की ध्वनि बनती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कंठ और ओष्ठ से मिलकर जो उच्चारित ध्वनि है वह ओ, और ओ का वृद्धि होता है औ। तो इसके सूत्र के माध्यम से देखेंगे हम ओ दौ तो कंठोष्ठम। इस सूत्र के माध्यम से हम इसको जानते हैं कि ओ और औ जो है वे हमारे कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए नंबर 9 है, 9वें नंबर का उच्चारण स्थान है। 9वें नंबर का जो उच्चारण स्थान है इसमें आप देख रहे हैं कि कंठ और तालु हो चुका है। अब दंत और जो ओष्ठ है, दंत और ओष्ठ को मिलाएंगे अर्थात दंतोष्ठम। दंतोष्ठम जो उच्चारण स्थान है, इस दंतोष्ठम उच्चारण स्थान में क्या है कि उच्चारित होने वाले दंत से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है? और ओष्ठ से। अर्थात दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर के जो ध्वनि मिलेगी उसे हम सूत्र के माध्यम से कहेंगे वकार से दंतोष्ठम। वकार से दंतोष्ठम से तात्पर्य है यहाँ पे वह, अकेला अक्षर होता है केवल वह। ये वह हमारा कहाँ से उच्चारित होता है? दंत और ओष्ठ से मिलके उच्चारित किए जाते हैं। जब हमारी जो ध्वनि है वह नीचे वाले ओष्ठ जो हैं ऊपर वाले दांत को स्पर्श करते हैं और हवा को रोक के आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है हमारे पास दंत ओष्ठ है वर्ण उच्चारित होता है और वह है केवल वह। कौन सा है? वह। आगे देखिए अंतिम जो है हमारा उच्चारण स्थान है वह है जिह्वा मूल्य। अर्थात जिह्वा के अंतिम भाग से जो वर्ण उच्चारित होता है उसे अपन जिह्वा मूल्य कहते हैं और इसे कहेंगे जिह्वा मूल वर्ण। और जिह्वा में मूल जो वर्ण होते हैं इनको अपन सूत्र के माध्यम से कहेंगे जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूली। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूली अर्थात इनमें जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं अर्ध विसर्ग के और अर्ध विसर्ग खे, इनका जो उच्चारण स्थान होता है
वह जिह्वा के अंतिम भाग से होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उच्चारण स्थान वह हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगामी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।